नमस्कार, मैं हूँ विकास सबरोल और आप देख रहे हैं यूलन इंडिया। 12th के एग्ज़ाम खत्म होने को आ रहे हैं और ऐसे में अब उसके बाद जो बच्चों का अगला टारगेट है वो है नीट के पेपर की तैयारी। और काफ़ी समय से जो बच्चे हैं वो नीट की पेपर की तैयारी लगातार कर रहे हैं और आखिरी समय में जो उनके लिए सवाल रहता है कि इसको कैसे क्रैक किया जाए, और इसके लिए आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, जिन्होंने पिछले साल नीट में जीएनके में टॉप किया था। अब्दुल बासित हमारे साथ है। अब्दुल बासित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। अब्दुल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को ये बताएँ कि एक नीट का पेपर क्लियर करने के लिए किन-किन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है? देखिए सर, एज ओनली लेस देन 60 डेज आर लेफ्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। सो बेसिकली ये जो आज का ये जंक्चर ऑफ टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन। आपका जो भी आपने 11th 12th में जो भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करना है इस फेज में, लास्ट के फेज में, और रिवाइज करना है और विथ मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि आपका जो मटेरियल 11th 12th में जो भी आपने किया है, पढ़ा है, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड मैनर में आप फाइनली डिलीवर कर पाओ एग्जाम में। ठीक है। और अब आप बहुत जल्दी कुछ समय में डॉक्टर भी बन जाएँगे, तो कैसी फ़ील आती है जब एक नीट का पेपर क्लियर करके आप डॉक्टर के एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं, तो कैसी फ़ील रहती है उसको लेकर? सर काफी डिफरेंट फीलिंग है, और जो 11th 12th में जो आप पढ़ते हैं उसका बेसिकली इट्स बेसिकली एक्सट्रापोलेशन ऑफ दैट स्टडी। पढ़ना तो बहुत पड़ता है, एमबीबीएस में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी रहती है 11th 12th में कि वेदर आई वुड बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, उसके बाद जब आप एग्जाम को क्रैक करते हैं तो यू काइंड ऑफ रिमेन रिलैक्स्ड और अच्छे से पढ़ पाते हैं आप। जब नीट का एग्ज़ाम के दौरान एक प्रेशर रहता है बच्चों पे कि इसको क्रैक किया जाए, तो उस प्रेशर को बच्चे किस तरह से अपना कम कर सकते हैं? जी सर, थोड़ा बहुत तो रहता ही। एग्जाम के टाइम पे भी नर्वसनेस रहती है, और बिफोर द एग्जाम आल्सो आप एक अनसर्टेनिटी रहती है कि वेदर आई वुड एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। उसके लिए तो बेसिकली जितना आप अच्छे से पढ़ते हैं, 11th 12th के मटेरियल को स्टडी करते हैं अच्छे से, उतनी जो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ बढ़ जाएगी, ठीक है। और इन एडिशन टू दैट जितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं उससे ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, एंड व्हेन यू फाइनली अपियर फॉर द एग्जामिनेशन दैट आल्सो फील्स लाइक अनदर टेस्ट, अनदर मॉक टेस्ट। एक जब इसकी आप नीट की तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उसको भी डिवाइड करना पड़ता है, तो उसको कैसे टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए सर, बेसिकली आज तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होते हैं, या तो ऑफलाइन कर रहे होते हैं। ऑफलाइन में बेसिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं, यू शुड ट्राई दैट जो भी क्लासेस में सर पढ़ाए उसको उसी दिन शाम मॉड्यूल हो आपके पास या कोई और बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसको उससे पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। और अगर ऑनलाइन क्लासेस जी। हो रहे हैं, आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, उसको भी मतलब अच्छे से एक एलोकेटेड मैनर में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को टाइम देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट्स में एक इक्वल वेटेज होती है नीट एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली यू नीड एलोकेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा रहता है। तो उसी हिसाब से अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो उसमें कम टाइम दीजिए आप, और वो टाइम जो बचता है वो आप बाकी सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। जो ये पेपर की तैयारी थी आपने कितनी पहले शुरू की थी, और किस तरह से आपने अपनी तैयारी की? सर बेसिकली मैंने 9th क्लास में आकाश में एनरोल हुआ था मैं, और 4 ईयर कोर्स के लिए 9th 10th 11th 12th में, और 9th से स्टार्ट की हाँ। थी मैंने प्रिपरेशन। तो किस तरह का स्टडी मटेरियल, मतलब ऑनलाइन भी आप बता रहे कि जैसे पढ़ना पड़ता है, और कितनी क्लासेस, जैसे 12th के तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्या 11th 10th और 9th का स्टडी मटेरियल भी ज़रूरी है इसके लिए? देखिए सर, बेसिकली अगर हम जो 9th क्लास का जो सिलेबस है, बेसिकली वही 11th में रिपीट होता है, जस्ट विथ ग्रेट डेप्थ एंड डिटेल में वही होता है बेसिकली, और 10th का रिपीट होता है 12th में। तो अगर आप इनिशियली 9th 10th में, इवन इन 8th से इफ यू ज्वाइन एनी कोचिंग और एनी ऑनलाइन कोचिंग एज वेल, तो आपको एक अपर हैंड मिल जाता है आपके कॉम्पिटिटर्स के ओवर। तो बेसिकली उससे एक एज मिल जाता है। लेकिन इवन इफ यू ज्वाइन इन 11th,
then it's not impossible, and you can even end up topping the exam. एक बच्चे के लिए जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है और क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है इस चीज के लिए? सर बेसिकली डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ पाते हैं मतलब सिलेबस को, ओनली देन यू विल एबल टू कवर द सिलेबस एंड यू कैन फाइनली डू द एग्जाम विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एंड आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपने नीट को क्लियर करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है? क्या चीजें हैं जो एक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, जिससे मतलब कैसी तैयारी वो हमेशा अपनी रखे जिससे उसको एग्जाम क्लियर करने में, क्रैक करने में आसानी हो? सर यही बेसिक ही है, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन ही सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, और बायोलॉजी में zoology बॉटनी, एवरी सब्जेक्ट हैज 45 क्वेश्चंस। एक्चुअली 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में से 15 क्वेश्चंस में से 10 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आप अगर पहले से ही मॉक टेस्ट देंगे इसी पैटर्न में, एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट आपको देने हैं इनिशियली, और साथ साथ बायोलॉजी में एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला शीट्स भी बना सकते हैं ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आपको हेल्प हो। तो इसी वे में आपको आगे बढ़ना है, आराम आराम से इंटीग्रेटेड मैनर में। ये नहीं कि आप, और एक कॉन्सिस्टेंट मैनर होना चाहिए आपको स्टडी करने का। ये नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ते, दूसरे दिन 2 घंटे। तो एक कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए आप में, जिससे कि आप अच्छे परफॉर्म एक कर पाओगे। एक बच्चे को जैसे आप बताया कि आप ट्यूटोरियल पे जाते थे, आप इसकी कोचिंग लेते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ साथ खुद पढ़ना जो बच्चे को सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है इन चीजों को साथ रखना? सर सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मतलब 90% तो उसी से क्लियर हो जाता है। क्लास में टीचर पढ़ाएगा, वो हर किसी को पढ़ाएगा, लेकिन आप घर जाके कितना एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंसोलिडेट करते हैं, उसको अपने दिमाग से समझते हैं, ठीक है, वही एंड में मैटर करता है। मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा लिया सर ने क्लास में, उसको आप घर पे बुक से देखेंगे, उसका एक अगर फिजिक्स वगैरह को उसमें फॉर्मूला शीट्स बनाएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फाइनली ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है, और फाइनली आपका वो रेडी हो जाता है एग्जाम के लिए। अब्दुल, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज बहुत मुश्किल से होती हैं, उनको सेल्फ स्टडी ज़्यादातर करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? क्योंकि बहुत से अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्टडीज करना बच्चों के लिए घर बैठ के बहुत मुश्किल है, बट फिर भी वहाँ से वो उनका आना बहुत, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कह लीजिए, बहुत सी चीज़ें, कैसी मजबूरी कह सके कि वो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चे किस तरह से तैयारी करें? सर बेसिकली आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, जिसपे आप ऑनलाइन कोचिंग अफोर्डेबल प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। अगर आप वो कोचिंग ना भी करें तो बेसिकली एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है, बेसिकली उसी में से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसको अगर हम अच्छे से, आप एनसीईआरटी बुकलेट्स को फॉलो करते हैं, तो इट इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर ऑल ऑफ देम। अब्दुल बासित बनने के लिए बच्चों में क्या खासियत चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह नीट का पेपर क्लियर कर सके? सर ये तो बेसिकली कंसिस्टेंटली अगर आप हार्ड वर्क करते रहें, तो बेसिकली एनीवन कैन क्रैक एग्जाम, और इवन टॉप कभी कर सकता है। तो बेसिकली कुछ खास नहीं चाहिए इसमें, इसके लिए तो कंसिस्टेंट मैनर में आपको हार्ड वर्क करनी है। जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है, तो आराम से हो जाएगा। कोई खास मैसेज उन बच्चों के लिए जो नीट का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज आपकी तरफ से? अ, उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि ये जो लास्ट फेज है, इसमें मेन ये चीज है कि थोड़ा बहुत शक हो जाता है अपने आप पे कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा एग्जाम को। तो मेनली अपने आप पे फेथ रखना है, और इन एडिशन टू दैट बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एंड पुट मोर फोकस ऑन पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज के बेस पे ही जो एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट सब देते हैं, वो आपको देने हैं एट लीस्ट 1 मॉक ए डे। यू कैन गो अप टू 2 और 3 इवन, ठीक है। और फिजिक्स में वही फॉर्मूला शीट्स अगर आपने बनाए तो उसी को रिवाइज करते जाना है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस इन फिजिक्स। ठीक, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए कुछ आपको पीडीएफ मिलेंगे वीडियो वगैरह से, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, उसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है हर साल, वो आप देख लीजिए।
और बाकी एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और पीवाईक्यूज से आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिकल इज सेम एज दैट ऑफ फिजिक्स, उसको भी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से लेना है और फिजिक्स की तरफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही मैसेज रहेगी, और आराम से आपको जाना है वहां पे, पेपर देना है, नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू, आराम से हो जाएगा आपका, डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल। उम्मीद करता हूं कि जो ये बच्चे जो नीट का पेपर देने जा रहे हैं वो इसको देखेंगे और ज़रूर इससे सीखेंगे, और उनको ज़रूर मदद मिलेगी आपकी इन सब गाइडेंस से कि वो भी नीट का पेपर क्लियर कर पाएँ। उम्मीद करता हूं बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाए, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन तक ये ज़रूर पहुंचाए, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की जानकारी लेकर हम आपके साथ लगातार हाजिर होते रहेंगे। और बहुत जल्दी हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और आप देखते रहिए यू लर्न इंडिया। थैंक यू।